गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट के सेशन में हम देखेंगे जुलाई मंथ के टॉप 50 क्वेश्चंस। इससे पहले हम लोग जनवरी से स्टार्ट किए हैं देखना, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून कवर करते हुए हम लोग का जो एक सीरीज चल रहा है आप लोगों के एग्जामिनेशन को फोकस करते हुए, जो कि आपके भी दिसंबर मंथ में होने वाली है। तो हम लोग हर मंथ की टॉप 50 क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास को और देखते हैं कि इस मंथ के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हसारियस मुंबई किस प्रजाति से संबंधित है? मकड़ी, सांप, कछुआ, बिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह आपकी मकड़ी। ओके, मकड़ी, यानी इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि यह आपकी वन काइंड ऑफ ये जंपिंग स्पाइडर, इसे हम कह सकते हैं वन काइंड ऑफ जंपिंग स्पाइडर होती है ये, जंपिंग स्पाइडर। ओके, जंपिंग स्पाइडर, इससे यह संबंधित है। इसका नाम क्या दिया गया है? हसारियस मुंबई, मकड़ी की प्रजाति से संबंधित है। अब इसके अलावा कुछ और प्रजातियां जैसे आपकी हाल के दिनों में जो पाई गई हैं, जैसे गैको। ओके, गैको, गैको क्या है? यह आपकी एक छिपकली की प्रजाति है, छिपकली की। और कहाँ पाई गई है ये? स्पेशली इसकी एक स्पेशलाइजेशन है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़ करके रेस्ट ऑफ जितने भी महाद्वीप है वहाँ यह पाई गई है। इसके अलावा अगर भारत की बात की जाए तो यह आपका भारत में मिजोरम में पाया गया है। यह मिजोरम में यह प्रजाति जो है पाई गई है। गैको छिपकली की प्रजाति है, छिपकली की। ओके, नाउ इसके अलावा गुजरात में एक घेल मछली, ओके, घेल मछली, घेल मछली, इसे गुजरात का राज्य मछली घोषित किया गया है, राज्य मछली। ओके, इसे घोषित किया गया है। किसे? घेल मछली को। घेल मछली कहाँ पाई गई है? यह गुजरात में, गुजरात की है। ओके, गुजरात की है। तो तीन नाम यहाँ ध्यान रखिएगा, मकड़ी, छिपकली और मछली। ये तीनों प्रजातियां किस राज्य से संबंधित है, इसे ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी एनएसजीजी ने किस देश के सिविल सेवकों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है? ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस देश के सिविल सेवकों को, एक्चुअली क्या हुआ था यहाँ पर करीब करीब अगर आप देखेंगे यहाँ की स्टोरी, तो यहाँ करीब मालदीव के 685 ओके इतना अधिकारियों को, यहाँ के इतने अधिकारियों को क्या किया गया है? ट्रेनिंग दी गई है या इनको प्रशिक्षण दिया गया है, ट्रेंड किया गया है। ओके, इतने अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है। ठीक है, ये और किसके तहत किया गया यह कार्यक्रम? किस कार्यक्रम के तहत किया गया? तो पड़ोस पहले। ओके, इसके साथ भारत के क्या संबंध रहे? पड़ोस पहले, इस नीति के तहत, इस नीति के तहत, या इंडिया फर्स्ट नीति। ओके, या इंडिया फर्स्ट, इस नीति के तहत जो है क्या किए गए? यहाँ के कुछ सैनिकों को जो है ट्रेंड किया गया। यहाँ तक कि इंडिया ने कुछ यहाँ पर हवाई जहाज वगैरह संबंधित भी बहुत सारे यहाँ पे हेल्प किए हैं। तो खैर ये हो गई। तो ये कब की थी? अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक न्यूज ये भी आ रही है कि मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या किया है कि बोला कि नहीं, ये इस जो पॉलिसी रही इंडिया फर्स्ट के, इन्होंने इस नीति का समर्थन नहीं किया, इसके विरोध में रहे और बोले कि मुझे उम्मीद है कि भारत जो अपने इतने सारे यहाँ पे देख रहे हैं कि अधिकारियों को प्रशिक्षण कर रहा है इसकी सेना, उसको यह वापस बुला लेगा। ओके, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस नीति का विरोध किया गया। ठीक है, इस नीति का विरोध किया जा रहा है। बोला जा रहा है भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध ये कर रहा है मालदीव। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें अभी वर्तमान समय में जो है संबंध बहुत बेहतर नहीं है। नाउ तो अब जब सवाल किया गया था, कब का सवाल है? जुलाई मंथ का हम लोग देख रहे हैं, और अभी चूंकि जो दिसंबर में ये न्यूज आ रहा है। तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस देश के सिविल सेवकों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है? तो मालदीव हो जाएगा। ओके, और मालदीव में वर्तमान के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ी है। और अभी यह जो आपका यूएई यानी COP28 का जो शिखर सम्मेलन है वहां पर मोदी जी से मिले 3 दिसंबर को, नहीं 2 दिनों के बाद, और उसके बाद ही अपनी बात इन्होंने अपनी इस प्रकार से रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अन्न भाग्य योजना लागू कर रहा है?
कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, राजस्थान। हालांकि इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने 6G विजन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है? 6G विजन फ्रेमवर्क को। ऑप्शन है ए नेस्कॉम, बी नीति आयोग, सी ITU एंड डी IMF। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ITU। बोला गया है किस संस्था ने। ITU का मतलब क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, दूरसंचार संघ। ओके, क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ये है आपका ITU। तो बोला गया है किस संस्था ने 6G का मतलब हो गया 6th जनरेशन विजन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जो कि संचार मंत्रालय के अधीन क्रियान्वित किया जाता है। अब इसकी बात की जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इन 1865 इसकी स्थापना की गई है। और इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कहाँ है? जिनेवा है। इसको सबसे पहले इसे ध्यान रखिए, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा है। अब हम लोग आते हैं IMF पे, जिसका गठन कब किया गया? इन 1945। इन 1945 वर्ल्ड बैंक का भी और आपके IMF का भी। ओके, नाउ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC हो गया, वाशिंगटन DC। नाउ बात आती है नेस्कॉम की। अगर हम लोग नेस्कॉम को देखते हैं, नेस्कॉम क्या हो जाएगा नेस्कॉम का? चलिए यहां लिख देती हूँ, ठीक है, यहीं लिख दे रही हूँ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ओके, कंपनीज। ओके, नाउ इसका अगर पूछा जाए कि वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो क्या नाम आएगा? राजेश नामबियर। राजेश नामबियर कौन है? इसके चेयरमैन है। और इसका गठन कब किया गया था? इन 1988। इन 1988 में इसका गठन किया गया था। ओके, नेस्कॉम का चेयरमैन को ध्यान रखिएगा। नीति आयोग, नीति आयोग को अगर हम देख ले तो कब है? 1 जनवरी 2015। ओके, नीति आयोग का गठन किया गया है। इसके उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष इसके कौन है? सुमन के बेरी। और बात की जाए इसके उपाध्यक्ष की, उपाध्यक्ष कौन है? या आप इसको, उपाध्यक्ष तो हो गया हमारा। अगर पूछा जाए कि यहाँ पर CEO कौन है इसके, CEO, तो क्या हो जाएगा? BVR सुब्रमण्यम। ओके, BVR सुब्रमण्यम क्या हो गए? इसके CEO हो गए। नाउ अगर यहाँ पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो कौन होंगे? हमेशा हमारे प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष, यानी वर्तमान में मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर? तो हम लोगों ने नेस्कॉम, नीति आयोग, ITU और IMF सभी चारों को देख लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? UAE, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा UAE, क्योंकि पूछा गया है भारत ने स्थानीय मुद्राओं को, अगर भारत की मुद्रा की बात की जाए तो रुपया है, और स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यानी UAE का क्या है? दिरहम। ओके, क्या है इसका? दिरहम है। UAE का क्या है? दिरहम है, दिरहम। ओके, चलिए तो इसको ध्यान रखना है। अब UAE की बात अगर आती है तो UAE के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इन दोनों भारत के संबंध UAE के साथ बहुत बेहतर चल रहे हैं। जैसे भारत के अभी कुछ दिन पहले भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। UAE की शिक्षा मंत्री कौन है? तो अब्दुल अल फलासी। ओके, इन्होंने क्या, इन दोनों के बीच में समझौता किया गया था रिगार्डिंग आवर एजुकेशंस, कि क्या क्या किस प्रकार से किसी प्रकार के या क्या अनुसंधान किया जाएगा, क्या इनोवेशन किया जाएगा। तो शिक्षा के संदर्भ में समझौता किया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत की जो CBSE यह अपना प्रशासनिक कार्यालय कहाँ खोल रही है? CBSE यह अपना प्रशासनिक कार्यालय ये कहाँ खोला जा रहा है? दुबई में खोला जा रहा है। ओके, बात की जाए अगर IIT परिसर, IIT दिल्ली, इसके परिसर की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह आपका अबू धाबी में किया जाए, अबू धाबी।
अबू धाबी में किया जा रहा है। और ये ऐसा स्तर का स्थापना करने वाला ये दूसरा आईआईटी, इससे पहले आईआईटी मद्रास है जो तंजानिया में फर्स्ट टाइम, भारत के बाहर अगर किसी आईआईटी परिसर की स्थापना हो रही है तो कहाँ हो रही है, तंजानिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है। और सेकेंड टाइम ये आपका आईआईटी दिल्ली, इसके परिसर की स्थापना, इसके परिसर की स्थापना कहाँ की जा रही है, अबू धाबी में। ओके, प्रशासनिक कार्यालय कहाँ खोला जा रहा है, दुबई में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग और यूएई, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर वर्तमान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश भी है, यह क्या है, तीसरा सबसे बड़ा, थर्ड ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, थर्ड ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, तीसरा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट किस देश के बीच में किया गया है, ऑप्शन है जर्मनी, इंडोनेशिया, मंगोलिया, पेरिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत और किस देश के बीच। मैंने आप लोगों को जब एक्सरसाइज बताया था, मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज मैंने आपको करवाया है। इनफैक्ट किसी भी मंथ में अगर एक्सरसाइज आया तो मैंने हमेशा कोशिश ये रखा है कि एज मच एज आपको एक्सरसाइज करवा सको। चलिए आज भी हम देखते हैं कुछ अन्य सैन्य अभ्यासों को। इसके साथ साथ पूछा गया है भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास, नाम क्या रखा गया है, नोमैडिक, नोमैडिक एलिफेंट या नोमैडिक हाथी। एलिफेंट का मतलब क्या हो गया, हाथी। तो देख लेते हैं क्या है, मंगोलिया, इसका राइट आंसर क्या होगा, मंगोलिया के उलन बटार। कहां किया गया है, उलन, मंगोलिया के उलन बटार। ओके, यहां पर इसका आयोजन किया गया है, यहां मंगोलिया के उलन बटार। ये तो हो गया। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि भारत और मंगोलिया के बीच में जो एक्सरसाइज किए जाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, नोमैडिक एलिफेंट के नाम से। इसी प्रकार से कुछ अन्य अभ्यास है, जैसे अगर बात की जाए भारत और फ्रांस की, भारत और फ्रांस की, तो इनके बीच में एक कॉमन अभ्यास हमेशा चलता है, और वो कौन सा है, यह है आपका शक्ति, वरुण, गरुड़। ओके, गरुड़, ये कुछ कॉमन अभ्यास हो गए फ्रांस के साथ। इसके अलावा अगर पूछा जाए जापान के साथ, तो जापान के साथ कौन सी है, जिम एक्स, यानी क्या हो जाएगा, जापान के साथ। ये किसका किसके बीच में है, भारत और जापान, भारत जापान, यानी जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, इसके अलावा अन्य एक्सरसाइज को अगर आप देखेंगे तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया हिंद, ऑस्ट्रेलिया हिंद, ये किन दो देशों के बीच में है, तो यह आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, किसके बीच में है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसके अलावा अन्य अभ्यास हो गए ब्रज प्रहार, ब्रज प्रहार, ये किन दो देशों के बीच में है, ब्रज प्रहार, तो यह हो जाएगा आपका भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में। ओके, ये कुछ अभ्यास हो गए। इसी प्रकार से अन्य अभ्यास भी अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग उसको भी देखेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्सरसाइज जब भी आती है तो आपको क्या करना है, एज मच एज अभ्यास को देख सकें, यानी इससे पहले भी जो अभ्यास हुए हैं वो 2023 में होने वाले समस्त अभ्यास को एक साथ करने की कोशिश कीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है। किस राज्य में हरेला पर्व शुरू किया गया है, असम, उत्तराखंड, राजस्थान, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कहां का है हरेला पर्व, तो यह आपका जस्ट ए मिनट, यह आपका कहाँ का है, यह आपका उत्तराखंड का है। किस राज्य में हरेला पर्व 2023 जो है शुरू किया गया है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के बोला जाए सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। ओके, अभी क्या किया गया है, अभी आजकल का न्यूज है, इन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर और वो उसका संबंध है उस बुक का, आपदा क्या बोल सकते हैं उसे, हम ये बोल सकते हैं कि डिसास्टर मैनेजमेंट। ओके, यानी आपदा प्रबंधन से बुक का संबंध है, और यह नरेंद्र मोदी के ऊपर बेस्ड करके इस बुक का विमोचन किया गया है पुष्कर सिंह धामी ने किया है। ओके, पुष्कर सिंह धामी ने। नाउ कम टू, हाँ इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा, अभी उत्तराखंड के हाल फिलहाल में ही पिथौरागढ़ में, ओके पिथौरागढ़, यहां पर क्या किया गया था, भारत नेपाल के बीच में कौन सा अभ्यास है, सूर्य किरण, कौन सा, सूर्य किरण 17,
इस अभ्यास का आयोजन किया गया, इस अभ्यास का आयोजन किया गया भारत और नेपाल के बीच में, और कहाँ पर? उत्तराखंड में किया गया है। पिथौरागढ़ नहीं भी याद है, हालांकि पूछ लेता है कभी भी, पिथौरागढ़ का नाम भी आ सकता है। तो यह अभ्यास किया गया है। क्लियर नाउ। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड की जो सीमा है वो नेपाल को टच करती है। ओके, नेपाल से वैसे तो उत्तराखंड है, बिहार है, और आपका यूपी है, सिक्किम है, बांग्लादेश है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की सीमा नेपाल से टच करती है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। किसने 12वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक की अध्यक्षता की? ऑप्शन है ए अश्वनी वैष्णव, बी एस जयशंकर, सी राजनाथ सिंह एंड डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है? हमारे ये विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, और इन्होंने क्या किया है? 12वीं मेकांग गंगा सहयोग, 12वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक की अध्यक्षता की है। आखिर ये है क्या? मेकांग गंगा सहयोग जो है ये क्या है? तो इसमें 6 देश शामिल हैं। ओके, इसमें कितने? 6 देश जो है आपके शामिल है, 6 देश इसमें शामिल है। और वो कौन कौन से देश है देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखे भारत का नाम आएगा। ओके, भारत फर्स्ट। सेकंड में आपका क्या हो जाएगा? सेकंड आपका लिख लें आप म्यांमार, थाईलैंड। फोर्थ क्या होगा? कंबोडिया। फिफ्थ लाओस, एंड सिक्स्थ क्या होगा? वियतनाम। वियतनाम। यानी इसमें से अगर आप देखेंगे टोटल 6 देशों में, तो ये 5 कौन से हैं? आसियान के मेंबर्स हैं। ये जो 5 आप देख रहे हैं ये सभी के सभी आसियान कंट्रीज के मेंबर्स हैं। आसियान में टोटल 10 देश शामिल हैं, तो 5 कंट्रीज तो आसियान के ही हो गए, है ना। और इस मेकांग गंगा सहयोग जो है कॉर्पोरेशन जो है, इसको कब लाया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था इन 2000। कब आया था यह? 2000 में आया था। 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, इन 2000 इसे लॉन्च किया गया था। अब इसके बीच होता क्या है? जो 6 आप देश देख रहे हैं, तो इनके बीच में क्या क्या है? तो एक आप लिख लें पर्यटन। इनके बीच में सहयोग किस प्रकार का है? पर्यटन को लेकर के है, संस्कृति को लेकर के है, क्योंकि बोला क्या गया है? मेकांग है, ओके, और यह गंगा है। ये 2 नदियों की बात कर रहा है, मेकांग की और गंगा की। ओके, तो शिक्षा और परिवहन संपर्क को बेहतर बनाना, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, और क्या है? परिवहन। इन संपर्कों को क्या करना है? बेहतर बनाना है। ठीक है, इन संपर्कों में सहयोग करना है और इसको बेहतर बनाना है। ये इसका मूल रूप से उद्देश्य है मेकांग गंगा। क्योंकि बोला क्या गया है? सहयोग करना। तो किसमें सहयोग करना? पर्यटन में, संस्कृति में, शिक्षा में और परिवहन में। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा मेकांग गंगा में जो जनरली क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना डीपली नहीं जाएगा, केवल इतना पूछेगा कि उसमें कितने देश शामिल हैं, या इसकी बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। या इसमें टोटल कितने देश हैं? केवल यह इतने ही सवाल बनेंगे। या ये पूछ सकता है कि इस साल जो मेकांग गंगा का जो किया गया है, बैठक किया गया है, यह किसका क्रम कौन सा रहा है? तो ये 12th था इसका क्रम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा बॉन्ड, ओके, कौन सा बोला गया है? चीन और किस देश ने नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा बॉन्ड, क्लियर, 2023 शुरू किया है? तो नाम देख, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है क्या बोला गया है। नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? सुरक्षा बॉन्ड 2023। किसके साथ शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह शुरू किया गया है रसिया के साथ। ओके, रसिया के साथ। अभी कुछ दिन पहले चीन और पाकिस्तान के बीच में भी अभ्यास किए गए थे, चीन और पाकिस्तान के बीच में। ओके, चीन पाकिस्तान आजकल बहुत सही इनका चल रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या किया गया? अभ्यास किया गया। और उस अभ्यास का नाम क्या रखा गया? उस अभ्यास का नाम रखा गया सी गार्जियन।
उस अभ्यास का क्या नाम रखा गया? सी गार्जियन। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से आपको सी गार्जियन आप देख रहे हैं, वैसा ही एक आपको अन्य नाम मिलेगा भारत और जापान को लेकर के, जहाँ पे वीर गार्जियन या धर्म गार्जियन मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लें, कंफ्यूज नहीं होना है। सी गार्जियन की बात करेगा तो चाइना और पाकिस्तान, और अगर पूछा जाए वीर गार्जियन या धर्म गार्जियन तो क्या होगा? भारत जापान। इनके बीच में दो एक्सरसाइज कौन कौन से हैं? जिम वैक्स, दूसरा है धर्म गार्जियन या वीर गार्जियन या वीर गार्जियन। ओके, ये दोनों नाम को ध्यान रखना है, इन दोनों नाम को ध्यान रखेंगे। और सी गार्जियन किसके साथ है? तो चीन और पाकिस्तान के साथ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस रेलवे स्टेशन को विरासत बहाली और आधुनिकीकरण प्रयास के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन को फिर से देखें। किस रेलवे स्टेशन को पूछा गया है कि विरासत बहाली और आधुनिकीकरण प्रयासों के लिए यूनेस्को का एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए बायकुला रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, एंड डी चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, बायकुला रेलवे स्टेशन। क्या होगा? बायकुला रेलवे स्टेशन। कब का है यह बायकुला रेलवे स्टेशन? कब का है यह बायकुला? तो ये ध्यान रखना है कि इसे क्या दिया गया है? इसे दिया गया है आपका यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार। इस पुरस्कार का नाम क्या है? यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार। ओके, अब बात की जाए अगर यूनेस्को को लेकर के, तो इसका गठन कब किया गया है? इस यूनेस्को की अगर बात की जाए कि इसका गठन कब किया गया है यूनेस्को का, या यहां भी मेंशन है यूनेस्को, ये बताएं इस यूनेस्को का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1945। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन है। लंदन इसकी हेडक्वार्टर है। ओके, अब बात आती है कि यूनेस्को के द्वारा क्या किया जाता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो आपको बोला था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को के द्वारा टोटल 42 विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए हैं। टोटल कितने घोषित किए गए हैं? 42। और अगर इसमें बात की जाए कि उन 42 में से अगर आप देखेंगे तो 41वां कौन सा है? शांति निकेतन। शांति निकेतन। ओके, यह 41वां है और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर के फादर कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर वह व्यक्ति रहे हैं जिनको सर्वप्रथम साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसी भारतीय को अगर दिया गया है नोबेल पुरस्कार, तो वह आपके किसको दिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर को। और किसके लिए दिया गया है? तो साहित्य के लिए उन्हें यह पुरस्कार जो है प्राप्त किया गया है। वो पहले भारतीय रहे हैं नोबेल पाने वाले। ओके, तो उन्हीं के पिता कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। उनके द्वारा ये शांति निकेतन की स्थापना की गई थी और इसको वर्तमान में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो घोषित किया गया, और यह 41वां शांति निकेतन है। अगर बात की जाए कि 42वां कौन सा है? 42वां तो क्या होगा? यह होयसला मंदिर। होयसला मंदिर। ओके, और यहाँ पर केवल एक मंदिर नहीं है, काफी सारे मंदिर हैं जो कि 13th सेंचुरी के हैं। या आपको यहाँ पर एक वर्ड और मिलेगा, हम्पी का मंदिर। ओके, हम्पी का मंदिर मिले या होयसला, तो दोनों का जो आंसर होगा वो एक ही होगा। दूसरी चीज ये तो आपकी हो गई। अब ये है कहाँ पर? तो ये आपका कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में है। इन दोनों को ध्यान रखिएगा इस साल, इन दोनों को, क्योंकि किस में शामिल किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ऑपरेशन को हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस ऑपरेशन को हर साल 26 जुलाई का क्या बोला गया है? कारगिल दिवस के रूप में, है ना? कारगिल दिवस। हम लोग इतना तो हम सभी जानते हैं कि 1999 की जो घटना रही या 1999 की जो घटना थी वो क्या थी? कारगिल, है ना? कारगिल दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि पूछा गया है 26 जुलाई। यह घटना कब की रही है?
26 जुलाई 1999 की। ओके, 26 जुलाई कारगिल को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्यों? और ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन विजय। किस ऑपरेशन को हर साल? तो ऑपरेशन विजय को हर साल किस रूप में? कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कब हुआ था यह ऑपरेशन? 26 जुलाई 1999 ईस्वी में। अब बात आती है ऑपरेशन कैक्टस। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन कैक्टस का संबंध किससे है? तो कुछ भारतीय सेना ने क्या किया था, जाकर के भारतीय सेना ने मालदीव के राष्ट्रपति को बचाया था। मालदीव, ओके, मालदीव राष्ट्रपति अपने जान जोखिम में डाल करके इन राष्ट्रपति को इन्होंने क्या किया था? मालदीव के राष्ट्रपति को बचाया था। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन कौन सा था? वो ऑपरेशन था आपका कैक्टस के तहत। कैक्टस के तहत। तो आज हम लोग क्लास में स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा कि अभी जो वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति निर्वाचित है मोहम्मद मोइजी, वो क्या चाहते हैं कि अपने जो सेना तुम वहां पे दे रखे हो उसको वहां से हटा लो। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि भारतीय सेना ने ही क्या किया था? अपनी जान की परवाह बिना किए हुए मालदीव के राष्ट्रपति को इन्होंने बचाया था ऑपरेशन कैक्टस के तहत। अब बात आती है ऑपरेशन मेघदूत। तो मेघदूत को ध्यान रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण। ओके, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन जो है मेघदूत आपका चलाया गया था। इसके अलावा है ऑपरेशन पवन। तो इसको ध्यान रखिएगा, श्रीलंका यानी जाफना, श्रीलंका के जाफना। ओके, यहां पर क्या किया गया? भारतीय शांति रक्षा सेना यहां भेजा गया था। ठीक है, भारतीय रक्षा सेना। ओके, चलिए, ये यहां पर भेजा गया था। अब बात आती है जाफना। यहां पे एक नाम देख रहे हैं जाफना की। कुछ दिन पहले जाफना यूनिवर्सिटी और आईआईटी जो आपका है मद्रास, इनके बीच में समझौता किया गया है। किसके किसके बीच में? जाफना यूनिवर्सिटी प्लस आईआईटी मद्रास, इनके बीच में क्या है? समझौता। समझौता, ओके। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनएसआरएफ के थ्रू, नेशनल एनआईआरएफ के थ्रू, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत हमारा टॉप अगर 1 पे पूछा जाए कि कौन सा यूनिवर्सिटी या कौन सा कॉलेज है, तो क्या होगा? आईआईटी मद्रास। ओके, एनआईआरएफ, ये जो रैंकिंग दी जाती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसके तहत आईआईटी मद्रास जो है हमारा ये टॉप पर है। आईआईटी मद्रास टॉप पर है। सेकंड पोजीशन पर आईआईटी दिल्ली है एंड थर्ड पोजीशन पर आपका क्या हो जाएगा? आईआईएससी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ओके, बेंगलुरु थर्ड पोजीशन पर है। बेंगलुरु थर्ड पोजीशन पर है। इसको ध्यान रखना है, इसे ध्यान रखना है। ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गए रिगार्डिंग आपके कारगिल विजय। तो उससे स्टार्ट तो हुआ कारगिल विजय से, लेकिन हमारी जो न्यूज थी वो यहाँ तक पहुंच गई। ठीक है, तो चारों ऑपरेशन को ध्यान रखिएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? ऑपरेशन विजय पूछ लिया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है। किस देश में उबिनास ज्वालामुखी है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? जस्ट मिनट, यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक है। किस देश में उबिनास ज्वालामुखी है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? ऑप्शन है फ्रांस, पेरू, जर्मनी, रोमानिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरू। इसका राइट आंसर क्या होगा? पेरू। बी इज योर राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरू। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने इलेक्ट्रॉल कॉर्पोरेशन के लिए निम्न में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस, पनामा, जर्मनी, चीन। तो क्या बोला गया है? इलेक्ट्रॉल कॉर्पोरेशन के लिए भारत ने किस देश के साथ जो है यह समझौता किया है? फ्रांस, पनामा, जर्मनी, चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पनामा। ओके, राइट आंसर पनामा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोची में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? कहां पर किया है? कोचीन में 11 दिन का सैन्य अभ्यास। ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, मैक्सिको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? यूएसए। भारत ने किसके साथ? तो यूएस के साथ कोचीन में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया और इसका नाम क्या दिया है? सालवैक्स। सालवैक्स। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है कोचीन में इसका आयोजन किया गया है। ओके, नाउ भारत और अमेरिका के बीच में जो अन्य अभ्यास है वो किस नाम से है? ब्रज प्रहार के नाम से है। ब्रज प्रहार, इसे ध्यान रखना है कि कौन से अभ्यास किस नाम से है? ब्रज प्रहार के नाम से अन्य ऑपरेशन को, अन्य अभ्यास को हम जानते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसके अलावा अगर फ्रांस का पूछा जाए तो फ्रांस का कौन सा होगा? तो सबसे पहले शक्ति, वरुण, गरुड़। ये 3 अभ्यास किसके साथ है? फ्रांस के साथ। बिल्कुल फिक्स्ड है ये नाम, फ्रांस के साथ किए जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी शांति की बात की गई है। इसके अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है दुनिया का? चलिए, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, कनाडा, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शांति कहाँ है ना? आजकल लोगों के पास शांति नहीं है, तो हम लोग देख लेते हैं कि दुनिया में शांति कहाँ है। लोग बोलते हैं ना, अरे शांति जहाँ रहती मैं वहाँ चली गई होती, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ से आइसलैंड जाना संभव नहीं है ना? और आइसलैंड सबसे ज्यादा शांत देश है। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। तो क्वेश्चन बोला गया है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ओके, सबसे पहले अब इसको जारी कौन करता है? जस्ट ए मिनट, इसे जारी कौन करता है? इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस। ओके, यानी IEEP के द्वारा इसे क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब पूछा गया है कि इस इंडेक्स में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो इस इंडेक्स में टोटल कितने देशों को लिया गया है? 163 देश को लिया गया है। 163 देशों को इसमें लिया गया है। इतने देशों को। तो इसमें पूछा है सबसे शांत देश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे शांत है आइसलैंड, टॉप पर है। उसके बाद क्या आएगा? आइसलैंड टॉप है, उसके बाद आ जाएगा न्यूजीलैंड। ओके, थर्ड भी यहां पे नहीं है, थर्ड है आपका आयरलैंड। एंड फोर्थ है आपका डेनमार्क। ये फोर्थ है। ओके, अब अगर भारत की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, तो भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग है इसमें 126वें स्थान पे भारत है। और स्कोर की अगर बात की जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में आजकल स्कोर पूछ लेता है, रैंक तो पहले पूछता था, अब स्कोर को भी बहुत ध्यान से देखिएगा कि स्कोर क्या है। 2.314। ओके, ये है स्कोर, ये स्कोर है। नाउ तो इसको ध्यान रखिएगा कि शांतिपूर्ण देश में कौन कौन है, शांतिपूर्ण देश में कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको सबसे पहले जारी कौन करता है? भारत की रैंकिंग कितनी है, टोटल देश कितने हैं, और क्रम में ध्यान रखिएगा कि टॉप पर कौन है, तो आइसलैंड है। हाँ, इसकी एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब से ये रिपोर्ट जारी किया जा रहा है, जब से रिपोर्ट ये जारी हो रही है, यानी इस रिपोर्ट को जारी कब से किया जा रहा है? इन 2008 से। और उसी 2008 से आपका टॉप पर जो है आइसलैंड बना हुआ है, टॉप पर आइसलैंड बना हुआ है। आइसलैंड के संबंध में एक और इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, जो आपका लैंगिक अंतराल सूचकांक की बात की जाती है। ओके, अंतराल सूचकांक, इसमें भी आपका
आइसलैंड जो है यह टॉप पर है, इसमें भी आइसलैंड ही टॉप पर है। और यह रिपोर्ट भी आपकी कब से जारी की जा रही है? 2006 से, यानी लगातार 14 सालों से आइसलैंड यहाँ पर क्या है, यह टॉप पर बना हुआ है। लगातार कितने सालों से? तो लगातार यह आपके 14 ईयर्स से आइसलैंड टॉप पर बना हुआ है। और इवन अब पीस में भी, शांति में भी आइसलैंड ही टॉप पर बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे बिल्कुल नोट्स जब बनाएंगे, जितने भी इंडेक्स है सबको एक जगह आप लोग लिख लेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फिर से देखें। निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो क्या क्या दिया गया है? आंध्र प्रदेश है, ओके, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ठीक है। क्या है यह? वैदिक थीम पार्क। इसका उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ओके, नाउ अब बात आती है, चूंकि नोएडा में ये तो किया गया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अभी ये भी एक न्यूज आया है कि हर बच्चे को हर अधिकार, यह अभियान का भी प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश में। ओके, हर बच्चे हर अधिकार, यह अभियान कब लाया गया? यह अभियान लाया गया 19 नवंबर, जब आपका क्या मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, प्लस इंदिरा गांधी की जयंती भी 19 नवंबर को मनाई जाती है। तो यह क्या अभियान? 19 नवंबर, ओके, 19 नवंबर को यह अभियान लाया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ को आप देखेंगे, हालांकि मैं आपको आगे भी ये मिलेगा, लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि हम लोग जितनी भी बार, अगर करंट अफेयर्स में क्या होता है कि एज मच एज रिवीजन करना, ऐसा तो है नहीं कि हमने एक बार पढ़ा और आप ना याद हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलेगी, तो आगे जब मिलेगी तो आपको लगेगा अच्छा हाँ हमने कुछ पढ़ा था, तो उस समय उसे याद रखना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपके एग्जामिनेशन में टाइम भी नहीं है ना। आपकी 17 को पेपर है और चूंकि आज हो चुके हैं 5 दिसंबर, तो कोशिश ये कीजिएगा कि जितने इन्फॉर्मेशन हैं इस दौरान, यानी नवंबर के या अक्टूबर के, इसको भी हम लोग देखते हुए चले, तो उस समय क्या होगा, एक रिवीजन केवल होगी। तो इस अभी देखिएगा, अंतर्देशीय मत्स्य पालन, ओके, मत्स्य पालन, इसमें अगर बोला जाए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया है? यूपी को दिया गया है। ओके, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार यूपी को। इसके अलावा यूपी का ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, वो क्या हो गया है? पहला सोलर एक्सप्रेसवे हो गया है। यूपी का क्या है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। फर्स्ट सोलर एक्सप्रेसवे ऑफ योर यूपी, सोलर एक्सप्रेसवे, ओके, फर्स्ट सोलर एक्सप्रेसवे ऑफ यूपी। अब ध्यान ये देना है कि यह टोटल कितने राज्यों से क्रॉस कर रही, कितने जिलों से? यह 7 जिलों से क्रॉस कर रही है। और चूंकि ये क्या है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सोलर एक्सप्रेसवे है, तो इसकी जो प्रतिदिन की अगर बात की जाएगी तो इसका कितना मेगावाट का प्रोडक्शन है? 550 मेगावाट। कितना कर रहा है यह? 550 मेगावाट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 550 मेगावाट, ओके। और कितने हेक्टेयर, अगर बोला जाए कितने हेक्टेयर भूमि को इसने कवर किया है? 17 हेक्टेयर भूमि को। और करीब कितना लंबा है? तो यह 296 किलोमीटर। कितना है? 296 किलोमीटर, ओके। 7 जिलों से, 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर के ये क्रॉस कर रहा है। और कितने लैंड है? 1700, इतने हेक्टेयर भूमि को इसने क्या किया है? कैप्चर किया, इतने हेक्टेयर भूमि को,
ओके और टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है 550 मेगावाट। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेकर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कौन सा है तो नाम आएगा अयोध्या का। ओके चलिए आगे फिर हम लोगों को मिलेगा तो हम इसे देख लेंगे। और अगर देश का पूछा जाए तो एमपी सांची, ये मैं करवा दूंगी आगे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास जीमैक्स के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। और हम लोग कब से इस क्वेश्चंस को लगातार जो है अपने प्रैक्टिस में कर रखे हैं कि भारत जापान के बीच में कौन सा, लगातार देखें तो यहाँ में विस्तृत चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पर आते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इसका जीमैक्स का आपका 7th एडिशन जो है यह पूछा गया है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीमैक्स का राइट आंसर क्या होगा इसका भारतीय, इसमें तो ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 17 ये तो यहाँ पर मेंशन यहाँ पर नहीं है, जो कि जीमैक्स के 7th एडिशन का आयोजन चलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, जस्ट ए मिनट, जापान। ओके जापान हो जाएगा। का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, इसके आंसर में यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया गया है। जीमैक्स के 7वें संस्करण का आयोजन, चलिए हम लोग जापान दे देते हैं क्योंकि पार्टिकुलर किसी प्लेस का नाम नहीं दिया गया है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि इनका जो यह अभ्यास स्टार्ट किया गया है, कब से स्टार्ट किया गया है, यह इनका 7th एडिशन है, चूंकि यहाँ पर 2012 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है 2012 से इनके जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया है। जीमैक्स 2000 कब से स्टार्ट किया गया है, 2012 से इसकी स्थापना की गई है। जीमैक्स की इसका आरंभ किया गया है। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि भारत और जापान के बीच में कौन से अभ्यास है, तो वीर गार्जियन भी है और या धर्म गार्जियन। एक आपका हो गया जीमैक्स, दूसरा होगा वीर या धर्म गार्जियन। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश एकामरा परियोजना से जुड़ा हुआ है। एकामरा परियोजना पंजाब, उड़ीसा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके एक्चुअली एकामरा क्या है, पहले भुवनेश्वर को बोला जाता था। ठीक है एकामरा जो है प्राचीन नाम है यह भुवनेश्वर का। ओके एकामरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्या है प्राचीन, यहाँ पर इसको क्या किसको बोला जा रहा है, यह बोला जा रहा था भुवनेश्वर का, भुवनेश्वर को ही पहले एकामरा बोला जाता था। तो यहाँ पर जितने भी प्राचीन मंदिर है इसका संबंध किससे है, इस प्रोजेक्ट का संबंध है प्राचीन मंदिरों के विकास से। यानी उसका कह सकते हैं कि निर्माण फिर से किया जाएगा, प्राचीन मंदिरों का विकास करना, का विकास। ओके यही है आपका एकमरा प्रोजेक्ट, जिसके तहत टोटल कितने का बजट रखा गया है, 280 करोड़ का यह बजट है, 280 करोड़ का। और इसको कब लॉन्च किया गया था, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है इसके तहत कभी ऐसा बोला जा रहा है कि करीब 80 एकड़ भूमि को, यानी यहाँ पर जो मतलब जो शिव का मंदिर है या जितने भी मंदिर निर्मित किए गए, करीब 80 एकड़ भूमि को पुनर्इसमें जीवित किया जाएगा। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। गुस्ताव क्लिम्ट जो द किस पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, निम्न में से किस देश से हैं। ओके किस देश से हैं, नाउ देख लेते हैं क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ओके इसका राइट आंसर क्या होगा, गुस्ताव क्लिम्ट द किस, इनका पेंटिंग का क्या नाम है, द किस पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, किस देश से है, तो ये आपके ऑस्ट्रिया से है, ऑस्ट्रिया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कला, संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए वीतस्ता कार्यक्रम की मेजबानी की है। वीतस्ता कार्यक्रम की, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कर्नाटक। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। और अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर के किसको जीआई टैग दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर के 3 उत्पाद हैं, कौन कौन से हैं, पश्मीना,
इसके अलावा चिकरी की लकड़ी और केसर। केसर जो कहाँ का चर्चित है, किश्तवाड़ का, किश्तवाड़ यहाँ का काफी चर्चित है, यह केसर यहाँ का काफी चर्चित है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन यानी NSCEM किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ओके में शुरू किया गया था? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन पूछा गया है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के शहडोल में। ओके, मध्य प्रदेश के शहडोल में इसका आरंभ किया गया था, इस मिशन को स्टार्ट किया गया था। अब इसके उन्मूलन का जो समय रखा गया है वह समय रखा गया है 2047। इसके उन्मूलन का टारगेट क्या रखा गया है? 2047। ओके, नाउ अब बात आती है, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि एमपी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन न्यूज है कि एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में के सांची क्या है, यह फर्स्ट सोलर सिटी है, यानी पहला सोलर सिटी है ये। और अगर बात की जाए यूपी का प्रथम कौन सा है, यूपी का पहला सोलर सिटी, तो नाम आएगा अयोध्या। अयोध्या। क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया? एनी डाउट टू एनीवन? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, एक इंफॉर्मेशन यहाँ और ध्यान रखिएगा, एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा। अभी हाल में ही यहाँ क्या किया गया है, एमपी में इलेक्शन हुआ है। ओके, एमपी में इलेक्शन जो वो किया गया है इसको ध्यान रखना है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर इलेक्शन हुआ था, है ना, इलेक्शन किया गया था। तो इस इलेक्शन में पूछा जा सकता है कि विधानसभा की सीट कितनी रही इस इलेक्शन में, तो ध्यान रखिएगा 230 आपकी विधानसभा की सीट रही है। ओके, हालांकि सीट यहाँ गवर्नमेंट पे बीजेपी के आ गई है, लेकिन 230 सीट्स आपकी विधानसभा में, क्योंकि इलेक्शंस हुए हैं तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि मैच ए और मैच बी में दे देगा। और बिहार में इस तरह से क्वेश्चंस पूछता भी है, वहाँ का एक ट्रेंड भी है कि थोड़ा सा मतलब देखा जाए तो असेंबलीज हो गया या पार्टी पॉलिटिक्स हो गया, थोड़ा वो ले ही लेता कि विधानसभा या कौन किसके अध्यक्ष, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है किसका सीट कितना है। तो चूंकि वो 4 राज्य के नाम एक तरफ होंगे और साइड बी में आपका होगा विधानसभा की सीट्स कितनी है, या सबसे अधिक सीट इन 5 राज्यों में से किसकी है, या यहाँ के राज्यपाल के कौन कौन से मैच करने के लिए दे देगा, या कि सीएम कौन है उनको मैच करने के लिए दे देगा। तो थोड़ा इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो जब भी एमपी या तेलंगाना ये सब आए तो देख लीजिएगा कि सीट वगैरह कितनी रही है। तो एमपी का 230 रहा है। नाउ निम्न में से किस देश को संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई? ऑप्शन है इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। कौन सा है यह? ये 9th मेंबर बना है किसका? एससीओ का। यह 9th मेंबर बना है एससीओ का। ओके, अब चूंकि ये तो 9th बना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि एससीओ का गठन कब किया गया था। एससीओ का गठन कब हुआ है? इन ईयर 1996। ओके, और लिखना चाहते हैं इसमें तो 26 अप्रैल भी लिख सकते हैं। 26 अप्रैल में, अप्रैल 1996 में एससीओ का गठन किया गया है। नाउ अब बात आती है चूंकि एससीओ को लेकर के, तो इसमें टोटल ये तो ईरान क्या है 9th है, तो इससे पहले कौन कौन से हैं? टोटल 8 देश को देख लेते हैं। 8 देशों को देख लेते हैं। भारत, पाकिस्तान। ओके, ये कब शामिल हुए हैं इसमें? ये दोनों शामिल हुए हैं 2017 में। ठीक है, नाउ चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, एंड उज्बेकिस्तान,
किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ओके, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान उसमें नहीं है, तो यहाँ आप देख रहे हैं इराक, अफगानिस्तान, ये सब उसमें शामिल नहीं है एससीओ में। ओके, ये सारे इसमें शामिल नहीं है। क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? क्लियर? चलिए, किस देश को संघाई एससीओ सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई है? तो ये इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। एससीओ हो गया, या आपका पूछ लेता है आसियान के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी बिमस्टेक हो गया, ब्रिक्स हो गया, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान करके, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस एक आधा तो आने ही है, ये तो कन्फर्म है। तो जितने भी आपके संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबको थोड़ा देख करके जाएगा। इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन में जब भी आ रहा है तो आपको ईयर भी बताते जा रही हूँ, उसके मेंबर्स बताते जा रही हूँ, कब स्टैब्लिश्ड किया गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को मैं देते जा रही हूँ। उसका एक ही मोटो है कि आपके एग्जाम का सिलेबस का जो आप देखेंगे, जो ट्रेंड रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चंस आने के हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केरल के अल्पुजा जिले में एक लड़के को नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण होने वाले दुर्लभ संक्रमण से मृत्यु हो गई। नेग्लेरिया फाउलेरी क्या है? ओके, नाउ देख लेते हैं। मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के कारण होने वाला एक दुर्लभ संक्रमण, मीठे जल निकायों में पाया जाने वाला एक प्रकार का वायरस, दूषित भोजन के माध्यम से फैलने वाला एक जीवाणु संक्रमण, श्वसन प्रणाली को प्रभावित करने वाला एक कवक रोग। ओके, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए जो राइट आंसर। इसको ये भी बोला जाता है, जिस तरह से लिखा है मस्तिष्क खाने वाला अमीबा, तो इसको अन्य नाम से जाना जाता है ब्रेन ईटिंग। ब्रेन ईटिंग, ये भी इसको बोला जाता है ब्रेन ईटिंग अमीबा। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क खाने वाला। ठीक है, इसके बारे में दूसरा ध्यान रखिएगा कि कभी भी इसका जो संक्रमण है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। आखिर ये बीमारी होती कैसे है? आप देखेंगे शहरों में लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, गाँव में भी जाते हैं, नदी में चले गए या किसी पोखर तालाब में चले गए और वहाँ पे गंदगी रहती है, उस पानी में सफाई नहीं हुआ है, तो क्या होता है उससे ये जो डिजीज फैली है, यह जो संक्रमण आता है, उसी बीमारी, ये उसी दूषित पानी के कारण है। कैसे? तो होता क्या है, यह नाक या नासिका या मुख के रास्ते ये आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है, ब्रेन तक पहुंचता है और ये बीमारी जो आपकी जो हो जाती है नेग्लेरिया फाउलेरी। ओके, इस माध्यम से, इसलिए इसको बोला गया कि ये संक्रमण तो है, लेकिन यह इस प्रकार का नहीं है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले। चलिए, सुपर कंप्यूटिंग निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुपर कंप्यूटिंग किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है क्वांटम यांत्रिकी, मौसम की भविष्यवाणी, जीनोमिक्स, तेल और गैस की खोज। तो उपरोक्त में से कितने सही हैं? तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से क्या होगा? सभी सही हैं, सभी चार सही हैं, तो आंसर इज योर डी। डी इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 67th ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ओके, नई दिल्ली, कोलंबो, जाकर्ता एंड इस्लामाबाद। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ओके, राइट आंसर इसका क्या होगा? बोला गया है 67th है आपका ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी टाई का सम्मेलन कहाँ किया जा रहा है? यह कोलंबो में किया जाएगा, कोलंबो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? 5.9%, 6.1%, 6.3%, 6.5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6.3%। पहले कितना था? 6.1% था, इसको बढ़ाकर 6.3% कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में रेपो रेट कितना है। यहाँ से भी क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, वर्तमान में अगर पूछा जाए रेपो रेट कितना है तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5%। रिवर्स रेपो रेट की अगर बात की जाए, रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। ओके, एसएलआर कितना है? अभी एसएलआर है आपका 18%। सीआरआर कितना है? सीआरआर आपका हो गया 4%। ओके, एंड एमएसएफ की बात की जाए तो 6.7% है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है आपके इकोनॉमिक्स वाले में। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खसरा और रूबेला वैक्सीन का नाम बताइए जिसे वैक्सीन निर्माता इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने बच्चों के लिए लॉन्च किया है। माबेला, मेरू, रूबी, मेबल। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माबेला, माबेला। ओके, ये ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ जो देख रहे हैं IIL, ये किसके साथ मिलकर ये वैक्सीन जो है तैयार किया गया, समझौता किया गया, तो क्या हो जाएगा? पॉलीवैक इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ का है? यह है आपका वियतनाम का। ओके, इनके साथ मिलकर के जो है यह समझौता किया गया इस वैक्सीन का। दूसरी चीज, खसरा रूबेला कि अगर जो पहले माबिला नहीं थी तो इससे पहले इसके लिए किस वैक्सीन का यूज किया जाता था? तो वह था आपका MMR, यानी मिजल्स मम्प्स एंड रूबेला। मिजल्स मम्प्स एंड रूबेला, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? जर्मनी, हंगरी, फ्रांस, ब्रिटेन ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा, क्योंकि 14 जनवरी जो फ्रांस का क्या मनाया जाता है, एक विस्टल पैरेड डे सेलिब्रेट किया जाता है, और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मोदी जी को इन्वाइट किया गया था, और तब इन्हें यह ऑनर दिया गया था फ्रांस। ओके, फ्रांस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। और इससे पूर्व इनको मिस्र के द्वारा दिया गया था, मिस्र से सम्मान मिला था। वनवासियों के लिए मो जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मो जंगल जामी MP, उड़ीसा, मणिपुर, तेलंगाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार, इसमें केवल क्या करेगा, बहुत डीपली नहीं जाएगा, बस आपसे पूछ लेगा किस स्टेट की है, तो इसमें इसलिए हमें बहुत डीपली इसमें हमें देखने की आवश्यकता जो है वह नहीं है। ओके, यह नहीं है। चलिए, उड़ीसा का ये हो गया। इसके अलावा उड़ीसा का अम्मा बैंक को भी ध्यान रखिएगा कि और कौन सा है इसका, अम्मा बैंक। ओके, ये बैंक क्या कर रहा है? तो ऐसे ग्राम पंचायत जो बैंक विहीन है वहां के लिए बैंक का जो क्या करेगा, करीब ऐसे 4300 कुछ ऐसे आंकड़ा आया है जो पंचायत क्या है, बैंक विहीन है, तो उनके लिए वहां पर इस प्रकार की बैंक की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा उड़ीसा का एक काफी चर्चित है बाली यात्रा। ये इसके बारे में बोला जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर फेस्टिवल है, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर फेस्टिवल। ओके, इसका सेलिब्रेशन कहाँ किया गया? क्यों इसको ओपन एयर बोला गया? इसको ओपन एयर क्यों बोला गया, तो देख लेते हैं। ओपन एयर का मतलब होता है आपका, इसे कटक महानदी, ओके, महानदी के तट पर इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो क्या हो गया? ओपन एयर हो गया, महानदी के तट पे है तो ओपन एयर हो गया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? अगेन इंडेक्स आ गया है, देख लेते हैं। जापान है, जर्मनी है, स्पेन है, सिंगापुर है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर आपका टॉप पर होगा। ओके, सिंगापुर टॉप पर। एक्चुअली क्या है, इसमें टोटल 227 देशों में से इसने क्या किया है, 192 इन यात्रा स्थलों को क्या कर दिया है? वीजा फ्री कर दिया है। इन यात्रा स्थलों को वीजा फ्री, ठीक है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है? यह पासपोर्ट इंडेक्स जो है जारी किसके द्वारा किया गया है? तो इसको यहां पे लिख लें, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ओके, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा इसको जारी किया गया। और कब से इसको जारी किया जा रहा है? इसको 2006 से इसे जारी किया जा रहा है। ठीक है, 2006 से इसको जारी किया गया, इसकी शुरुआत की गई। अब आती है सवाल यह है कि भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग पिछले साल 85 थी, यानी इन 2022, बट इस साल भारत की रैंकिंग कितनी है? इस साल भारत की रैंकिंग है 80। भारत की रैंकिंग कितनी है? 80 है इस साल। ओके, 80 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साउथ जोन। किसने जीता है? साउथ जोन ने जीता है। और इसने किसको हराया है? तो इसे हराया है, वेस्ट जोन को इसने हराया है, वेस्ट जोन को इसने हराया है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2023 में जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया? अगरतला यानी त्रिपुरा, इंदौर एमपी, बेंगलुरु कर्नाटका, मेहसाणा गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अगरतला। किसकी बात की गई है? वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, ये ध्यान रखना है। और जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है। जीएसटी भवन का उद्घाटन आखिर जुलाई में क्यों किया गया है? क्योंकि आपका जीएसटी जो सर्वप्रथम जीएसटी आया था वो था 1 जुलाई, जीएसटी लागू किया गया था, इसीलिए जुलाई के महीने में जीएसटी भवन का उद्घाटन अगरतला त्रिपुरा में किया गया। दूसरा ध्यान दीजिएगा, इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर माना गया है ना, सबसे स्वच्छ शहर यानी प्रदूषण रहित है, सबसे स्वच्छ शहर। लगातार इंदौर बना हुआ है स्वच्छ शहर, है ना, लगातार 8 सालों से इंदौर ही बना हुआ है। जब से रैंकिंग दी जा रही है कि स्वच्छता के अगर स्वच्छता की जो रैंकिंग जारी की जा रही है उसमें देखा जाए तो लगातार जब से ये रैंकिंग जारी की गई है तभी से इंदौर जो है टॉप पर बना हुआ है, एमपी का इंदौर। ओके, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस बॉक्सिंग चैंपियन को यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है? स्वीटी बोरा, लवलीना बोरगोहेन, निखत जरीन, मैरी कॉम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैरी कॉम। राइट आंसर क्या होगा? डी, मैरी कॉम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल रोसन, सलमान रुश्दी, लुइस कैफ्रेली, फहमीदा अजीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, ऑप्शन ए माइकल रोसेन को। एक्चुअली क्या है, इनका साहित्य में काफी योगदान रहा है, ठीक है, इनको साहित्यिक योगदान के लिए पेन पेंटर पुरस्कार जो है यह दिया गया है। और किस प्रकार का? तो बच्चों की कविता को आसान बनाने के लिए, बच्चों की कविता, ओके, बच्चों की कविता को हम ये कह सकते हैं कि सुलभ बनाने के लिए, इनको दिया गया है पेन पेंटर पुरस्कार। किसे? माइकल रोसेन को। ओके, माइकल रोसेन को। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो हजार तेईस में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ओके, किरण बेदी, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, दलाई लामा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार नरेंद्र मोदी, यानी होता क्या है देखिए, सबसे पहले तिलक जी की जो पुण्य तिथि मनाई जाती है वो 1 अगस्त को मनाई जाती है ना, लोकमान्य तिलक, इनकी पुण्य तिथि कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 अगस्त। और कब थी? 1920 से। 1920 में इनकी डेथ हुई है, 1920 में। और इस साल इनकी 103वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी, 3वीं पुण्यतिथि। ओके, तो किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी को तिलक, लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दोनों, ए एंड बी, एंड डी नीदरलैंड। ओके, डी नीदरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये दोनों कर रहे हैं, दोनों ए एंड बी दोनों कर रहे हैं। ओके, चलिए, और इसमें टोटल कितने टीम ने भाग लिया है? इसमें टोटल 32 टीम ने भाग लिया है, 32 टीम ने। ध्यान रखिएगा 2026 की अगर बात की जाए कि 2026 का फीफा की मेजबानी कौन कौन कर रहा है, तो क्या आ जाएगा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा,
ये तीनों क्या कर रहे हैं, 2026 की मेजबानी करेंगे तीनों। इस साल किसने किया है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन दोनों ने किया है। अब बात आती है नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड के बारे में ध्यान रखिएगा, इन दिनों चर्चा में समलैंगिक विवाह फिर से आ गया है, क्योंकि समलैंगिक विवाह को पंजीकरण कराने वाला दक्षिण एशिया का एकमात्र देश आपका नेपाल बन गया है। ओके, तो सर्वप्रथम समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला जो देश है आपका, वह है आपका नीदरलैंड। सर्वप्रथम नीदरलैंड ने क्या किया था, समलैंगिक विवाह को वैध, इसने वैध माना था। प्रथम ये देश कौन सा है, नीदरलैंड है जिसने माना था, यानी प्रथम यह यूरोपीय देश हो गया। दक्षिण एशियाई देश में किसने मान लिया, नेपाल ने माना। और एशियाई देश की अगर बात की जाए तो ताइवान का नाम आएगा, ताइवान का। ओके, ताइवान का नाम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है, 10 जुलाई, 9 जुलाई, 8 जुलाई, 11 जुलाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 जुलाई। नेक्स्ट क्या है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया है, 16 जुलाई, 15 जुलाई, 18 जुलाई, 17 जुलाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस, 18 जुलाई को यह मनाया जाता है। दूसरी चीज यहां ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका के पहले ये क्या है, अश्वेत राष्ट्रपति। जो अहमियत गांधी जी की हमारे यहाँ है ना, जो अहमियत गांधी जी की हमारे भारत में, वही अहमियत नेल्सन मंडेला जी की कहां पर है, तो इनके साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, अब इसकी थीम क्या है, थीम क्या रही है, इट्स इन योर हैंड्स। ये इसकी थीम रही है, किसकी, 18 जुलाई की थीम ये थी, ये इसकी थीम रही है। 9 और यूएन ने घोषणा किया था, घोषणा किसके द्वारा किया गया था, यूएन के द्वारा घोषणा किया गया था। यूएन ने डिक्लेयर किया था कि 2009 से क्या मनाया जाएगा, नेल्सन मंडेला डे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। ये घोषणा यूएन का था, यूएन का, जिसका गठन कब किया गया है, यूएन का इन 1945। मेंबर्स कितने हैं इसमें टोटल, 193 मेंबर्स हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत के पहले क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर लिसा को किस राज्य के निजी समाचार चैनल ने लॉन्च किया है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या होगा, उड़ीसा। ठीक है, ये बोला गया है भारत के पहले क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात की गई है। और अगर ये पूछा जाए कि भारत का पहला एआई एंकर लॉन्च, ओके, अगर भारत का पहला एआई पूछ लिया जाए, भारत का पहला एआई एंकर लॉन्च, तो सना नाम याद रखिएगा, सना, भारत का पहला एआई। ओके, यहाँ पर क्षेत्रीय एआई की बात कर रहा है और भारत का पहला एआई की बात की जाए तो सना नाम आएगा। यूके की कार्डिफ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस की खोज की है, फॉस्फीन गैस, अरुण, शुक्र, मंगल, शनि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शुक्र हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, फॉस्फीन जो गैस होती है, ये गंधहीन, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि किस प्रकार की गैस होगी, ये एक कह सकते हैं हम रंगहीन गैस है, कलर डिसकलर है ना, रंगहीन गैस है ये। फॉस्फीन गैस किस प्रकार की होती है, कलरलेस होती है, यानी रंगहीन। इसके अलावा इसकी जो गंध होती है, स्मेल होती है, वो कैसी होती है, लहसुन जैसी होती है, या तो लहसुन मान लें या सड़ी हुई मछली जैसी होती है। ऐसा है, या तो लहसुन जैसी होती है या सड़ी हुई मछली जैसी। कुछ लोग अभी से जिस रूप में ले लें, कुछ लोग लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उससे स्मेल आती है, तो इसका भी कुछ गंध इस प्रकार का भी है, फॉस्फीन का भी। तो इसकी खोज जो की गई यूके के कार्डिफ यूनिवर्सिटी के, है ना, जो शोधकर्ता रिसर्चर्स, उन लोगों ने शुक्र ग्रह में इस प्रकार की गैस की खोज की है, फॉस्फीन गैस की। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू किया है, यूपी, मणिपुर, तेलंगाना, राजस्थान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान, सीएम कौन है, अशोक गहलोत।
ये योजना कब शुरू की गई? विश्वकर्मा 10 फरवरी 2023 को। इसके तहत क्या किया जा रहा है? विभिन्न जितने भी आयु वर्ग के हैं, विभिन्न आयु वर्ग के, उनको क्या किया जाएगा? उन लोगों को एक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता, जैसे महिलाएं हो गई, हस्तशिल्प हो गया, कोई कारीगर हो गया, कोई मजदूर हो गया, ताकि अपना वो क्या कर सके, एक कह सकते हैं कि उनको अल्प आय दे करके उनको स्ट्रांग करना, ठीक है, उनको स्ट्रांग करना। तो क्या है? विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, उन लोगों का कल्याण करने के लिए। इसके तहत अमाउंट जो दी जाती है वह अमाउंट है करीब आपका 5000 रुपीज। इतनी की मदद जो है, इतनी आर्थिक मदद दी जाएगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल। ओके, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया है? गलत टाइपिंग एरर है इसमें, इसको स्किप कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल। एज यूजुअल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका होगा। अमेरिका डिजिटली अभी क्या हुआ है? डिजिटल प्रतिस्पर्धकता जो इंडेक्स है, यानी डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भी आपका कौन टॉप पर बना हुआ है? तो अमेरिका टॉप पर है। ओके, डिजिटल वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ओके, इसमें अमेरिका टॉप पर है। अब बात की जा रही, हमारा पूछा जा रहा है कि सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास में है? तो अमेरिका हो जाएगा। फर्स्ट क्या होगा? अमेरिका। सेकंड आपका हो जाएगा रशिया। ओके, सेकंड क्या है आपका? रशिया है। अब बात आती है थर्ड कौन सा है? चीन है। तो ये तो तीनों एक क्रम में हो गए, ये तीनों क्या है आपके? एक क्रम में है। इसके अलावा इन दोनों को अगर क्रम देखेंगे तो हथियार आपूर्ति की अगर बात की जाए, हथियार आपूर्ति, तो उसमें भी, हथियार आपूर्ति में भी इनका क्रम कैसा है? सबसे पहले रशिया आएगा और उसके बाद अमेरिका आएगा। अगर भारत को सबसे ज्यादा हथियार की आपूर्ति कोई करता है तो रशिया पहले है, उसके बाद अमेरिका है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, इसका ध्यान रखें। यानी निर्यात के मामले में सबसे आगे कौन है? रशिया है और उसके बाद अमेरिका है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा सेना, शक्तिशाली सेना किसके पास है? अमेरिका के पास है। डिजिटली रूप से कौन स्ट्रांग है? अमेरिका है। नाउ एक तो एक सीक्वेंस में हो गया, फिर फोर्थ कौन सा है? फोर्थ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमारा इंडिया जो है फोर्थ पोजीशन पर है। इंडिया फोर्थ पोजीशन पर है। ओके, फोर्थ। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि हथियार आयात में इंडिया टॉप पर है। हथियार आयात में, हथियार के आयात में इंडिया क्या है? टॉप पर है। ये ध्यान हमेशा रखिएगा। ओके, इंडिया टॉप पर है। फिफ्थ में ब्रिटेन है, ये फोर्थ है, ये फोर्थ है, और ब्रिटेन फिफ्थ है। किसमें? सेना के मामले में। ओके, और सबसे नीचे कौन सा देश है जिसके पास सबसे कम है सैन्य शक्ति रूप से? अगर सेना की पावर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो एक वीक कंट्री है आपका। कौन सा है? भूटान। 145 रैंक पर है, ये लास्ट पोजीशन पर है। टोटल यहाँ पे कितने देशों को लिया गया? टोटल यहाँ पर 145 देशों को काउंट किया गया है ना। टोटल 145 देश में अमेरिका फर्स्ट हो गया, रशिया सेकंड हो गया, चीन थर्ड हो गया, फोर्थ आपका इंडिया हो गया, फिफ्थ आपका ब्रिटेन हो गया। लेकिन आपका भूटान जो है 145 यानी लास्ट पोजीशन पर आपका भूटान है। सबसे कम सेना के रूप में मजबूत, सबसे बोला जाए तो वीक यही कंट्री है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फुटबॉल टूर्नामेंट गोथिया कप 2023 जीतने वाला पहला भारतीय क्लब कौन सा बना है? मिनर्वा एकेडमी एफसी, चर्चिल ब्रदर्स एफसी, गोकुलम केरल एफसी, मोहन बागान एफसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनर्वा एकेडमी। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? स्वीडन। और ये वही स्वीडन है जो नाटो का 32वां मेंबर बनने जा रहा है ना। नाटो का 32वां मेंबर, ये ध्यान रखिएगा। नाटो का गठन कब किया गया था? 4 अप्रैल 1949। टोटल अभी इसमें इस साल 2023 में फिनलैंड इसमें शामिल हो गया है। फिनलैंड इसका 31वां देश है। फिनलैंड 31वां है। ओके, फिनलैंड इसका 31वां देश है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तेलंगाना, उत्तराखंड, उड़ीसा, कर्नाटक। तो अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? उड़ीसा का हो जाएगा। और महिलाओं को क्या कर रही है उड़ीसा जो गवर्नमेंट है, महिलाओं को क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दे रही है। यानी किस प्रकार का वित्तीय सहायता? कि वो ब्याज रहित होगा। किस प्रकार का होगा? उसमें कोई भी ब्याज जो है यह नहीं लगेगा। ठीक है, ब्याज नहीं लगेगा। वो भी किस प्रकार की महिलाओं को? किस प्रकार की? जो कि SHG से जुड़ी हुई है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, इन महिलाओं को दिया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को क्या किया जाएगा? स्कूटर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। अमा पोखरी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? देखिए, अमा पोखरी हो, अमा बैंक हो, ये सारी योजनाएं किसकी है? उड़ीसा, बिहार, त्रिपुरा, तेलंगाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। बिहार का याद रखिएगा, एक मिशन दक्ष स्टार्ट किया गया है, मिशन दक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर मिशन दक्ष, ओके। और आपका है कास्ट सेंसस, यानी जातीय जनगणना, है ना। इसको कब स्टार्ट किया गया, कब इसको लाया गया? 2 अक्टूबर को। ये डेट याद रखिएगा। इसको जारी कब किया गया था जातीय जनगणना को? 2 अक्टूबर को जारी किया गया था। और मिशन दक्ष ये कब से स्टार्ट किया गया है? बिहार गवर्नमेंट का स्कीम, ये 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। 1 दिसंबर से, ओके, 1 दिसंबर से ये स्टार्ट हो चुका है। और किसके लिए है? उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जो आपके हैं, अगर बोला जाए तो स्कूल के, जैसे उनको स्कूल किसी सब्जेक्ट में वीक है तो उनको क्या किया जा रहा है? एक्स्ट्रा क्लासेस दिया जा रहा है, ठीक है, स्कूल में। तो उनके लिए है मिशन दक्ष, ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य 2023 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक बना है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। राइट आंसर इसका क्या होगा? तमिलनाडु। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस गुट ने सॉलिडेटरी एक्सरसाइज नामक संयुक्त सैन्याभ्यास आयोजित किया है? EU, G20, आसियान, बिम्स्टेक। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसियान ने किया। और आती ही जब बात आसियान की, तो सबसे पहले 8 अगस्त 1967 क्या किया गया है? आसियान का गठन किया गया है। इसमें टोटल कितने देश शामिल है? इसमें टोटल 10 देश हैं, है ना। टोटल इसमें 10 देश शामिल हैं। अब बात अगर की जाए EU की, तो कितने हैं? 27 देश हैं इसमें, 27 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। G20 अब चूंकि 21 हो गया है, क्योंकि इसमें अफ्रीका यूनियन शामिल हो गया है। और अफ्रीका यूनियन में कितने देश हैं? 55 देशों का यह संघ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि G20 का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लेना। और अफ्रीका यूनियन में कितने देश हैं? आपकी 55 कंट्रीज हैं। इसको बहुत अच्छे से करके जाएगा G20 का। इस बार आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। हालांकि मैंने क्लास में जितने भी क्लास में आए हैं क्वेश्चंस मैंने उस पर करवाया है, लेकिन आप एक बार इसको रिवाइज करके बहुत अच्छे से जरूर जाएगा। इसका G20 का एक शब्द है ट्राइका, है ना, ट्राइका। G20 के अंतर्गत इसको ध्यान देना है। ट्राइका क्या है? यानी लास्ट ईयर सम्मेलन कहाँ हुआ था, वर्तमान में कहाँ हुआ, नेक्स्ट ईयर कहाँ होगा। तो लास्ट ईयर आपका इंडोनेशिया में हुआ था, इस साल भारत और अगले साल ब्राजील में होगा। ये है ट्राइका आपका। इसके अलावा अगर आसियान की बात की जाए, तो इस बार आसियान का अध्यक्षता किसके पास है, प्रेसिडेंसी किसके पास है? तो इंडोनेशिया जकार्ता, है ना, इस इंडोनेशिया जकार्ता। जकार्ता के पास प्रेसिडेंसी है। दूसरी चीज, अभी बहुत रिसेंटली भारत आसियान क्या किया गया था? मिलेट सम्मेलन भी हुआ था। मिलेट सम्मेलन, मिलेट समिट किया गया था। कहाँ किया गया था? यह भी आपका कहाँ हुआ था? जकार्ता में किया गया था, जकार्ता में। ओके, जकार्ता में यह भी किया गया था। तो ये सारे इंफॉर्मेशंस को ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यूटा पर्वत जो तरबूज बर्फ के लिए खबरों में देखा गया था, किस देश में स्थित है? रूस, यूक्रेन, USA, इंडोनेशिया। तो बस इसमें एक ही आंसर है, USA करके आएंगे और कुछ नहीं। इसमें कोई खास ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी चलो आ गया है न्यूज में तो देख लेते हैं, USA। कम टू द नेक्स्ट। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज पर उद्घाटन रिपोर्ट प्रस्तुत की है? खान मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खान मंत्रालय। और मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी। ओके, चलिए, तो ये हो गए आज की क्लास के आपके टॉप 50 क्वेश्चंस।
अगर आप लोगों को इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कहीं भी कोई डाउट हो, कोई अपना सुझाव देना चाहें या कोई मैसेज हो, तो आप लोग ज़रूर मैसेज करके आप इस चैनल को भी हेल्प कर सकते हैं। कहीं भी कोई डाउट हो या किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए मंथ इन द सेंस अगस्त मंथ के टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। और एक मैं आप लोगों को अपनी एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप लोग एज मच एज रिवीजन ज़रूर किया करें, क्योंकि यहाँ पे कोशिश तो की गई है कि आपके अधिक से अधिक क्वेश्चंस को करवा दिया जाए, लेकिन उस क्वेश्चन से संबंधित और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे भी एक बार आप ज़रूर ध्यान दें। और हालांकि हम लोगों ने बताया है, लेकिन जितने पॉइंट्स बताई जा रही है उन सबों को अब क्या करना है, रिविज़न करना है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।